Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 7th NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है दिल्ली 12th to 15th सेंचुरी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत के जो भी डायनेस्टीज़ थी उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि एनसीईआरटी में दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़्यादा डिटेल में हर एक किंग के बारे में नहीं बता रखा है, बट मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो है जितना हो सके उतना जो है फैक्ट्स वगैरह बताने की कोशिश करूँ, सो दैट आपका एक भी डाउट जो है इनसे रिलेटेड ना रहे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिकली हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो गैरिसन टाउन्स और एम्पायर का जो सफ़र है वो कैसे यहाँ पे बेसिकली हो पाता है, और एक्सपेंशन जो है दिल्ली सल्तनत का कौन करता है, किस पीरियड में जो एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन हम मेनली फोकस करेंगे एनसीईआरटी में, बेसिकली खिलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा बताया हुआ है। और फिर थोड़ा बहुत हम मस्जिद आर्किटेक्चर के बारे में भी यहाँ पे समझेंगे। टाइमलाइन के थ्रू एक बार चीज़ों को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट हुआ था पीरियड 1206 से लेके आपका चलेगा टिल 1526 तक। यहाँ पे हमें बेसिकली 5 डायनेस्टीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी आएगी, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी है, फिर सैयद डायनेस्टी और आपका लोधी डायनेस्टी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुई है, एक्सपेंशन जो हुआ है दिल्ली सल्तनत का, वो आपका खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के फेस में आपको देखने को मिलेगा। अब मेन चीज़ है कि स्लेव डायनेस्टी पावर में कैसे आई, तो कल हमने इस चीज़ के बारे में लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि किस तरीके से जो आपका घोरी है वो 1191 में आता है। उसकी कहीं ना कहीं जो है बैटल होती है, बैटल ऑफ फर्स्ट टरेन। पहली बैटल जो होती है टरेन की वो आपकी पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है, जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है बेसिकली जीत जाता है। एंड नेक्स्ट ईयर जो 1192 में फिर से घोरी जो है फाइट करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, और यहाँ पे देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान घोरी से हार जाते हैं। एंड आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से घोरी जो है अपने स्लेव को इंडिया में छोड़ के जाते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो घोरी है, मतलब घोरी की डेथ के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो उनका स्लेव होता है, फिर वो अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट करता है 1206 से। अब मेन चीज़ ये है कि अगर ये हम जानने की कोशिश करें कि स्लेव डायनेस्टी या फिर जो भी आप डायनेस्टीज पढ़ोगे दिल्ली सल्तनत की, इसके बारे में हमें किस सोर्सेज के थ्रू जो है पता चला है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इस टाइम पे जो है एक वर्ड है तारीख या कह लो त्वारीख। ठीक है, ये बेसिकली बुक्स होती थी एक तरह की, जो कि कह सकते हैं पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी। और बेसिकली जो आपके जो सुल्तान है उसके अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हुआ करते थे, चाहे उनके सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई उनके राज्य दरबार के पोइट हैं, ठीक है, कोर्टियंसन है, तो ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं जो है राजा के बारे में, सुल्तान के बारे में लिखा करते थे। जैसे अर्लियर हमने देखा था किस तरीके से जो ब्राह्मण्स हैं वो प्रशस्ति लिखा करते थे किंग के बारे में, किंग की पावर के बारे में, जो यहाँ पे मेनली आपको देखने को मिलेगा सिर्फ पॉजिटिव बातें यानी अच्छी अच्छी बातें जो है किंग के बारे में लिखी हुई हैं। सिमिलरली आपको देखने को मिलेगा सुल्तान के टाइम पे जो है उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर के लोग हैं वो तारीख या त्वारीख जो है बेसिकली लिखा करते थे। अब मेन चीज़ क्या है कि अगर हम इनको देख के पता लगाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो ये दिल्ली सल्तनत थी, किस तरीके से वहाँ पे किंग्स वगैरह रूल किया करते थे, उनकी पावर क्या थी, तो आपको देखने को मिलेगा अगेन यहाँ पे जो है मेनली फोकस किया गया है पॉजिटिव साइड जो है किंग को, उसमें उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश की है। नेगेटिव एस्पेक्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया है, जो भी बेसिकली लोग लिखा करते थे, तो इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते एक बेस्ट सोर्स जहाँ पे हमें सल्तनत के जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में पता चले। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि जो ये पर्टिकुलर जो बात करें हम तारीख या फिर तारीख की, तो ये बेसिक जो रिकॉर्ड करता है इवेंट ऑफ किंग फैमिली, किंग की फैमिली में कौन कौन आया, क्या क्या चीज़ें हुई, तो उन इवेंट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो आपके रूलर्स हैं उनको किस तरह से लोग एडवाइस, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको एडवाइस किया करते थे गवर्नेंस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। और एम्पायर बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि जो आपका एम्पायर है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक फ़कीर ए मुहतबीर, ठीक है, याद रखना, फ़कीर ए मुहतबीर, ठीक है, ऑब्वियसली पर्शियन वर्ड है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने बेसिकली बताया किस तरीके से जस्ट रूल होना चाहिए, ठीक है, तो उन्होंने इसको अच्छे से बहुत ही डिटेल में चीज़ समझाई हुई है कि किस तरीके से देखो जो हमारा किंग है, ठीक है,
किंग को बेसिकली क्या चाहिए, अपनी सोल्जर्स को, किंग स्ट्रांग तभी होगा जब आपका मिलिट्री स्ट्रांग होगी, ये चीज़ हम तो जानते हैं। यानी किंग जो है कहीं ना कहीं सोल्जर के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सोल्जर जो आर्मी है कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, किंग का जो एम्पायर है उसको एक्सपेंड करने में हेल्प कर रहे हैं। दैट्स वाई किंग को जो है अपनी आर्मी के बिना नहीं रह सकता है। और आर्मी को चलाने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या चाहिए, आर्मी को सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी के लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा आपको कौन देगा, पीजेंट, यानी जो बेसिकली एग्रीकल्चर में जो भी आपका रेवेन्यू वगैरह होता है वो टैक्स के फॉर्म में पीजेंट जो है किंग को देंगे। किंग उन पैसों को सैलरी के फॉर्म में सोल्जर को देगा। अब मेन चीज़ ये है कि जो पीजेंट है वो रेगुलर टैक्सेस तभी पे कर पाएंगे जब वो प्रॉस्परस होंगे और हैप्पी होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनकी फसल अच्छी हो रही है, उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तभी वो खुशी से या फिर अच्छे से जो है कहीं ना कहीं टैक्स पे कर पाएंगे रेगुलर बेसिस पे। बट अगर इन केस ऑफ माइंड की सिचुएशन है उनकी, जिस पर्टिकुलर जगह में वो रह रहे हैं वहाँ पे माइंड जैसी कंडीशन है, वो अनहैप्पी है, प्रॉस्परस नहीं है, तो वो रेगुलर पे टैक्स नहीं पे कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है पीजेंट का जो है हैप्पी रहना, उनका प्रॉस्परस रहना। मेन चीज़ है कि वो हैप्पी और प्रॉस्परस कब रहेंगे, जब जस्टिस और गवर्नेंस जो है, गुड गवर्नेंस जो है कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा किंग के द्वारा। यानी किंग अपने एम्पायर के अंदर या फिर अपने किंगडम के अंदर अगर अच्छे से अच्छे गवर्नेंस वहाँ पे इस्टेब्लिश करता है, जस्टिस जैसे सिस्टम को इस्टेब्लिश करता है, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो बेसिकली कॉमन मैन है, वो उतने ज़्यादा जो है खुश रहेंगे, उनकी हैप्पी लाइफ रहेगी। जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे वो उतना ज़्यादा रेगुलरली वो टैक्स पे करते रहेंगे किंग को। किंग को अगर टैक्स मिलता रहेगा तो वो सैलरी देते रहेंगे सोल्जर्स को। इसलिए यहाँ पे बताया गया था इस पर्टिकुलर कह सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है, फ़कीर ए मोहम्मद के द्वारा, कि किस तरीके से किंग को जो है फोकस करना चाहिए जस्ट रूल के ऊपर। यानी कि अगर किंग चाहता है कि वो सोल्जर उनके साथ रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गुड गवर्नेंस और जस्टिस सिस्टम को ध्यान में रखें। यानी मेन जो किंग की ड्यूटी है, फर्स्ट ड्यूटी यही है कि किस तरीके से, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है किंग और सोल्जर, ठीक है। सोल्जर को किंग सैलरी पे करता है, किंग को जो है टैक्स मिलता है पीजेंट से, और पीजेंट रेगुलर टैक्सेस सभी पे कर से जब वो प्रॉस्परस और हैप्पी रहेंगे, और प्रॉस्परस और हैप्पी तब रहेंगे जब सोसाइटी के अंदर गुड गवर्नेंस होगा और जस्टिस का सिस्टम जो है काफ़ी अच्छे से चलेगा। और जितना ज़्यादा ये सिस्टम अच्छा होगा कहीं उतना ज़्यादा जो है पावरफुल होगा, और अपनी एम्पायर को कहीं ना कहीं वो एक्सपेंड भी कर पाएगा, और जो भी उसका मेन रूल जो होगा कहीं ना कहीं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें त्वारिख की, तो जो त्वारिख लिखने वाले जो लोग थे ज़्यादातर सिटीज़ में रहा करते थे, यानी वो विलेजेस में कभी रहे नहीं। दैट्स वाई उनको पता ही नहीं कि विलेज में जो कॉमन मैन है किस तरीके से रहा करते थे। ज़्यादातर वो सिटीज़ में रहते थे, और जो सुल्तान है उनके बारे में लिखा करते थे। उनको जो है बेसिकली रिवॉर्ड भी मिलता था इसकी वजह से, अगर वो ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव साइड जो है किंग की लिखे करेंगे तो उनको उसके बदले में रिवॉर्ड मिलता था। साथ ही साथ जो है बेसिकली ये रूलर को, यानी जो राजा है उसको एडवाइस भी किया करते थे कि किस तरीके से आपको सोशल ऑर्डर को जो है एक आइडियल सोशल ऑर्डर आपको स्थापित करना है। एक आइडियल सोशल ऑर्डर में उन्होंने बात की कि बर्थ के बेसिस पे, जेंडर डिस्टिंक्शन के बेसिस पे आपको एक सोशल ऑर्डर जो है इस्टेब्लिश करना है, और साथ साथ बेसिकली जस्टिस सिस्टम को भी आपको अच्छे से इस्टेब्लिश करना है। अगर ये चीज़ आप कर पाओगे तो ऑब्वियसली आपका एम्पायर जो है ग्रो करेगा। तो इस तरह से एडवाइसेस दिया जाता था इन पर्सन्स के द्वारा किंग को। सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था 1206 से 1210 के बीच में। और आपको देखने को मिलेगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो बेसिकली फाउंड करेगा अपनी स्लेव डायनेस्टी, और इसको मामलुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऐबक जो है कंसिडर करेगा एज अ रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, यानी मुस्लिम रूल को जो है इंडिया में लाने में रियल फाउंडर जो ऐबक को कंसिडर किया जाता है। एंड ही फाउंडेड फर्स्ट इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम इन द दिल्ली सल्तनत एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर जो है टर्किश किंगडम को स्टैब्लिश किया जाएगा, पहला इंडिपेंडेंट टर्किश किंगडम स्टैब्लिश किया जाएगा दिल्ली सल्तनत के नाम से इंडिया में, और अपने आप को एक सुल्तान का टाइटल ये देगा, कौन, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये अपने आप को इंडिपेंडेंट तब घोषित करेगा जब आपका जो उनका जो गोरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जानते हो जो मास्टर और स्लेव का रिलेशन ऐसे ही होता है कि स्लेव जो है मास्टर के लिए लॉयल होता है, जब तक मास्टर रहेगा तब तक स्लेव जो है उनकी उसके हिसाब से चलेगा, उन पर जो उनकी लॉयल्टी है वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ रहेगा। बट एक बार अगर मास्टर नहीं रहा तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है। तो उस तरीके से देखने को मिलेगा कि ऐबक भी इस तरीके से जो उसका मास्टर है घोरी, उसके डेथ के बाद ये खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा, और 1206 से अपना जो रूल है एज अ स्लेव डायनेस्टी वो स्टैब्लिश करेगा।
और इसने कहीं ना कहीं अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर को जो है अपनी कैपिटल बनाया था इसने। एंड ही इज़ नोन एज अ लाख बख्श, तो ये भी चीज़ याद रखना कि लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता है, बिकॉज इसने काफ़ी सारे जो कहते हैं लैक्स ऑफ चीज़ें जो है डोनेट करी है, क्योंकि एक तरह से लिबरल डोनेटर से माना जाता है, बहुत सारी चीज़ों को डोनेट किया करता था। एंड ऐबक इशूड, इसने काफ़ी सारे कॉइन्स को इशू किया है, चाहे हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको उसने इशू किया है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती थी कि जो कॉइन्स होता था ना उसके ऊपर जो है कैलिफा की जो है इमेज वगैरह होती थी, बट इसको देखने को मिलेगा कि ऐबक ने जो डिस्कार्ड कर दिया नेम ऑफ द एबेसिड कैलिफ ऑन इट, यानी कॉइन्स के ऊपर उसने जो कैलिफा की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं उसने डिस्कार्ड कर दी अपने टाइम पे, यानी उस टाइम पे आपके जो कॉइन्स होंगे उसमें आपको कैलिफेट की इमेज नहीं दिखेगी। नेक्स्ट हम बात करें कि किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का रोल रहा है। तो उसने बेसिकली 2 मॉस्क जो है बनाई हैं। पहली इसने बनाई है कुवत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में बनाई हुई है। सेकंड मॉस्क है आप इसकी अराई दिन का झोपड़ा, ठीक है, ये इसने अजमेर में बनाई है। एंड ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार का भी कंस्ट्रक्शन इसने किया है, जिसको उसने डेडिकेट किया था सूफ़ी सेंट को। कौन से सूफ़ी सेंट? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, तो याद रखना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो सूफ़ी सेंट थे उनको डेडिकेट करने के लिए उसने कुतुब मीनार को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया था। एंड लेटर इसको कंप्लीट कौन करेगा? तो आपका जो इल्तुतमिश आएगा वो इस पर्टिकुलर कुतुब मीनार को कंप्लीट करेगा। साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है पेट्रोनाइज़ किया है किसको? फ़खुर उद्दीन को, जो कि ऑथर हैं किसके? तारीख़ मुबारक शाही के। और साथ ही साथ हसन निज़ामी, जो कि किसने उन्होंने बेसिकली लिखी है तजुल मसीर, जो कि पहला ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की, तो उनको भी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कोर्ट में पेट्रोनाइज़ किया था। देन देखने को मिलेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद एक आराम शाह करके, ठीक है, आराम शाह करके एक इनकैपेबल रूलर आएंगे 1210 में। बट देखने को ये मिलेगा कि जो इल्तुतमिश है वो बेसिकली सन इन लॉ होता है ऐबक का, यानी सन जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी जो बेटी है, ठीक है, बेटी का हस्बैंड होता है आपका कौन? इल्तुतमिश। एंड उसको कहीं ना कहीं ऐबक जो है इनवाइट करता है दिल्ली में आने के लिए, एंड ताकि जो है कहीं ना कहीं ऐबक के बाद यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो मेन आपका जो स्लेव डायनेस्टी है वो कौन संभाले? इल्तुतमिश संभाले, ठीक है। तो दैट्स वाई वो इसे दिल्ली में आने के लिए इनवाइट करते हैं। और जैसे वो इल्तुतमिश दिल्ली में आता है तो कहीं ना कहीं जो आराम शाह है उसको वहाँ से हटा के खुद सुल्तान बन जाता है। इल्तुतमिश की बात करें तो उसका टाइम जो था 1210 से 1236 के बीच में था। एंड ये जो है बेसिकली बिलोंग करता था इबारी ट्राइब से, ठीक है। एंड इसलिए आपको देखने को मिलेगा इसने अपने उसको जो है इबारी डायनेस्टी भी बेसिकली कहा है। ऐबक ने अपॉइंट किया था इसको एज ए इक़्तिदार ऑफ ग्वालियर, ठीक है, यानी ऐबक के टाइम पे इल्तुतमिश जो है ग्वालियर का इक़्तिदार था। अब इक़्तिदार क्या है वो चीज़ें हमने बेसिकली ऑब्वियसली देखी थी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। एंड ही कंसिडर एज अ कंसोलिडेटर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया एंड ऑल्सो दिल्ली, यानी इंडिया के अंदर खासकर दिल्ली के अंदर जो है टर्किश रूल को कंसोलिडेट करने का काम जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। और इसने जो है कैपिटल को लाहौर से जो है दिल्ली की तरफ दिल्ली पे शिफ्ट कर दिया था, यानी लाहौर जो है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे लाहौर जो है इनकी कैपिटल होती है स्लेव डायनेस्टी की, बट इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया। और साथ ही साथ जो है आपको देखने को मिलेगा कि इसने इल्तुतमिश ने काफ़ी सारे जो है अरेबिक कॉइन्स को इंडिया में लेके आया, ठीक है। एंड सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सिल्वर टंग का, ये काफ़ी स्टैंडर्ड कॉइन था मिडिवल इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ उन्होंने इल्तुतमिश ने कॉपर जिप्तल को भी जो है इशू किया था। एंड इन्होंने जो है इल्तुतमिश ने जो है क्रिएट किया था न्यू क्लास ऑफ रूलिंग इलाइट, यानी जो इलाइट लोग थे यानी जो पावरफुल मिलिट्री लीडर्स जो थे उनकी क्लास बनाई थी, यानी करीबन 40 लोग उसमें थे। उसको बेसिकली किस नाम से जाना जाता था? तुर्कान ए चहलगनी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड उसके बाद देखने को मिलेगा इल्तुतमिश ने क्या किया? उसके बेटे भी थे और उनकी एक बेटी थी रज़िया, तो उनके बेटे काफ़ी ज़्यादा जो है कैपेबल नहीं थे एज अ सुल्तान बनने के लिए, दैट्स वाई उन्होंने रज़िया को अपना सक्सेसर के रूप में नॉमिनेट किया था। एंड ये जो हेरिडिटरी सक्सेशन है फिर दिल्ली सल्तनत में आपको देखने को मिलता ही है कि रज़िया फिर 1236 से लेकर 1240 के बीच में जो है पावर में आई थी। और रज़िया जो है बेसिकली पहली और इकलौती फीमेल मुस्लिम रूलर थी मिडिवल इंडिया की अगर हम बात करें। एंड इसने बेसिकली डिस्कार्ड किया था फीमेल अप्रैल एंड पर्दा सिस्टम को, उसने डिस्कार्ड किया था और कहीं ना कहीं खुद भी जो है मेल अटायर पहन के बेसिकली रहती थी।
और हंटिंग पे जाया करती थी। आर्मी को कहीं ना कहीं उन्होंने लीड किया था। और जितने भी इस तरह से टर्किश नोबल्स थे जो उनके दरबार में बैठे थे, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को डिस्कार्ड किया था कि इस तरीके से फ़ीमेल किस तरीके से जो है सुल्तान बन सकती हैं। तो देखने को मिला कि ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाएगी, मुश्किल से 4 साल जो है ये रूल कर पाती हैं। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बलबन जो है पावर में आते हैं 1266 से लेकर 1287 तक। अगर हम बात करें बलबन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से बलबन ने जो है बेसिकली अपने आप को बेसिकली सुल्तान का गॉड ऑफ शेडो बोला था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम सुल्तान जो होता है बेसिकली क्या होता है, गॉड का शेडो होता है अर्थ के अंदर। ठीक है, ऑन अर्थ, यानी अगर हम बात करें तो उसको बोला जाता है ज़िल्ले इलाही। ठीक है, एंड इसने बेसिकली ये भी कहा था कि जैसे रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस, जिसे हम बेसिकली कहते हैं निबायत ए खुदाई। ठीक है, तो ये चीज़ उसने बताई थी। एंड ही ब्रोक द पावर ऑफ 40, यानी जो 40 की पावर इलाइट लोग, जो रूलिंग क्लास थी इलाइट लोग, इन केस ऑफ इल्तुतमिश की हमने देखा था टाइम पीरियड में, तो उसको यहाँ पे उसने ब्रोक करने, उनकी पावर को यहाँ पे ब्रोक करने की कोशिश करता है बलबन। एंड इंट्रोड्यूस करता है पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़ को जो है कहीं ना कहीं अपने टाइम पे जो है नवरोज़ फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस करता है। एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अज नज़ीर अमीर उल मोमिन। ठीक है, ये अपने आप को कहता है, इट मीन्स मैं कैलिफेट का राइट हैंड पर्सन हूँ। ठीक है, और बाकी हमने डिस्कस किया ही था किस तरीके से ये दिल्ली का आसपास का एरिया को कंसोलिडेट करता है, जो भी इनके आसपास जो भी फॉरेस्ट होता है उसमें उसको क्लीन करता है, वहाँ पे जो रहने वाले जो भी पीजेंट्स हैं, हंटर गैदर हैं, उनको वहाँ से एक्सपेल कर देता है। और जो भी क्लियर फॉरेस्ट लैंड होता है वहाँ पे पीजेंट को दिया जाता है ताकि पीजेंट वहाँ पे जो एग्रीकल्चर कर सके, और एग्रीकल्चर करेंगे तो रेवेन्यू मिलेगा, और रेवेन्यू से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रीजनल ट्रेड को प्रमोट किया जा रहा था, और रेवेन्यू की हेल्प से जो है कहीं ना कहीं जो फोर्टिसेज और टाउन को बिल्ड किया जा रहा था बाय दी बलबन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बलबन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने सेपरेट कर दिया था फाइनेंस डिपार्टमेंट को, जिसको बेसिकली बोला जाता था दीवान ए। ठीक है, दीवान ए वजारत। ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया था किससे, मिलिट्री डिपार्टमेंट से, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता था, दीवान ए अर्ज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसने एडमिनिस्ट्रेट किया था जस्टिस को विद एक्सट्रीम इम्पार्शलिटी के साथ, आपको देखने को मिलेगा। एंड ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को इसने इस्टेब्लिश किया, और इसने एक्सक्लूड किया नॉन टर्क्स को फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ टर्क्स जो है कहीं ना कहीं वही रहेंगे, जो नॉन टर्क्स हैं उनको बेसिकली उसने हटा दिया था। और जो इंडियन मुस्लिम्स है कहीं ना कहीं उनको जो इम्पोर्टेंट पोस्ट पहले मिली थी, अब वो उससे भी उनको हटा दिया था। एंड ही अपॉइंटेड स्पाई वगैरह को उन्होंने अपॉइंट किया ताकि वो जो भी नोबल्स वगैरह जो उनके दरबार में उनके जो भी काम वो कर रहे हैं उन पर नज़र वो रख सकें। एंड साथ ही साथ इसने इंट्रोड्यूस किया था सजदा, यानी कि आपको बेसिकली जो आपका सुल्तान है उसके सामने सजदा करना है। एंड द वर्ड इज़ कॉल्ड पेबोस, जिसका मतलब होता है सुल्तान के आपके जो भी फीट है उनको किस करना है। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करेगा कि कितना ज़्यादा सुप्योरिटी है आपके सुल्तान की ओवर द नोबल्स। ठीक है, तो बलबन ने अपनी सुप्योरिटी जो है प्रूफ करने के लिए नोबल्स के सामने इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इंट्रोड्यूस किया था सजदा और पेबोस को। अब हम बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा खिलजी डायनेस्टी में आपके सबसे पहले आते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी ने आपके जो बलबन जो थे उनको कहीं ना कहीं जो है हराया था। एंड उनकी जो भी डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, उसको टॉपल करके जो है अपना खिलजी डायनेस्टी को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। और इस इवेंट को कहीं ना कहीं जो है डायनेस्टिक रिवॉल्यूशन माना जाता है 1290 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, जिन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा दयालु थे, काइंड थे टूवर्ड्स हिंदूज़। ठीक है, ऐसे पहले कोई भी इतना काइंड नहीं रहता हिंदूज़ के लिए, पर देखने को मिलेगा जलालुद्दीन काफ़ी ज़्यादा काइंड थे। ही स्टार्ट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नड, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वहाँ पे हिंदू ही थी उस टाइम पे। एंड देखने को मिलेगा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का सपोर्ट लिया था। एंड स्टेट कैन नॉट बिकम ट्रूली इस्लामिक, यानी वो हम कह सकते हैं कि जो उनका स्टेट था वो ट्रूली इस्लामिक नहीं था, क्योंकि हिंदूज यहाँ पे रहा करते थे। एंड इन्होंने काफ़ी जो है अडॉप्ट की थी पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस की, एंड ट्राई टू विन गुडविल ऑफ द नोबिलिटी, यानी जो भी उनके नोबल्स थे उनकी गुडविल लेने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस की जो है पॉलिसी अपनाई थी।
एंड उसके बाद देखने को मिलेगा कि ज़्यादा लंबी टाइम तक रह नहीं पाते। उसके बाद जो इनके सन इन लॉ है अलाउद्दीन खिलजी जो है इनको उनका मर्डर कर देते हैं एंड देन उनकी जो गद्दी है उसमें आके बैठ जाते हैं। एंड अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक चीज़ है कि वो काफ़ी ज़्यादा काइंड नहीं थे जितने जलालुद्दीन थे, इसलिए जलालुद्दीन की जो पॉलिसी थी टॉलरेंस की उसको रिवर्स कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और काफ़ी ज़्यादा हार्श पनिशमेंट वो देते थे उन लोगों को जो भी उनके ऑर्डर्स को अपोज करने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने जो है नोबल्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा कि उनको प्रोहिबिट किया था कि फेस्टिवल नहीं कर सकते, कोई भी मैरिज जो है बिना सुल्तान की परमिशन के आप नहीं कर सकते। वाइन्स को कहीं ना कहीं बैन कर दिया था, जो भी इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं जैसे कि उन सबको भी बैन कर दिया था, सो दैट इस तरीके से कोई भी सोशल गैदरिंग ना हो। और उन्होंने जो है स्पाई की सर्विसेज को जो है कहीं ना कहीं रिकोगनाइज़ किया, ये देखने के लिए मॉनिटर करने के लिए कौन से नोबल्स क्या क्या काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखने के लिए उन्होंने स्पाई सिस्टम को लेके आए थे। एंड आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है पहले सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने सेपरेट किया था रिलीजन को फ्रॉम द पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स के अंदर वो रिलीजन को नहीं लेके आए थे, ठीक है। देन आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से उन्हें पैट्रोनाइज़ किया था पोइट्स को। सबसे पहले बात की जाए अमीर खुसरो को पैट्रोनाइज़ किया था एंड मीर हसन बिरेल को, ठीक है। एंड उन्होंने अडॉप्ट किया था टाइटल सिकंदर ए अज़ाम का एंड गेव जो अमीर खुसरो है उनको भी टाइटल दिया था तूती ए हिंद का, यानी पैरट ऑफ द इंडिया। एंड उन्होंने जो है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी ने डिफीट किया था नोबल्स को इन द बैटल ऑफ जलंधर 1298 में, और इस तरीके से काफ़ी सारी बैटल्स उन्होंने लड़ी थी। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से मलिक कफूर है उनको स्लेव की तरह जो है उन्होंने अपने साथ रखा था। एंड इसके थ्रू काफ़ी कह सकते हैं उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस करे थे, क्योंकि जो स्लेव्स वगैरह होते हैं वो मिलिट्री जो कैंपेन्स होती है उसमें उनको भेजा जाता है, और मलिक कफूर जो है उनके लिए काफ़ी सारे चीज़ों को काफ़ी सारे जगहों में जो है उनकी तरफ से जो है आक्रमण करते हैं। चाहे हम बात करें यादव्स की या फिर ककातियास की, होयसाला की, इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा कि स्लेव के द्वारा जो है वहाँ पे जाके मिलिट्री एक्सपीडिशन किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस तरीके से उन्होंने आर्किटेक्चर में जो है अलाउद्दीन खिलजी का रोल किस तरीके से था, तो उन्होंने जो है फेमस गेटवे बनाया था जिसको बेसिकली हम कहते हैं अलाई दरवाज़ा, ठीक है। इसके अलावा हौस खास आप जानते ही होंगे दिल्ली में है, वो बनवाया था। महल हज़र सतून, ठीक है। जमायत खाना मॉस्क हो गया उसको बनवाया था। एंड आपका अलाई मीनार हो गया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जो है फेमस गेटवेज बनाए थे। इसके अलावा जो इनकी न्यू सिटी है उसको भी कंस्ट्रक्ट करवाया था एज अ न्यू कैपिटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स किस तरीके से की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है पहले सुल्तान थे जिन्होंने लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है कहीं ना कहीं रखी हुई थी, और उनको जो है कैश में सैलरी देते थे, ठीक है। अपनी रॉयल ट्रेजरी से निकाल के कैश में सैलरी पे की जाती थी। और उन्होंने इनोवेट किया था किसको, चेहरा को। चेहरा बेसिकली क्या होता है, एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है हर एक सोल्जर्स का उसमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। और दाग सिस्टम, दाग बेसिकली क्या होता है, हॉर्सेस की ब्रांडिंग की जाती है, इससे पता चलता है कौन सा हॉर्स किस तरीके का है, क्या क्वालिटीज़ है उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा लैंड रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है उनका जो मेन जो 50% जो है रेवेन्यू उनका जो भी अंडर कल्टिवेशन जैसे लैंड होते थे वहाँ से आता था। और ये फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने फिक्स किया था रेवेन्यू इन कैश में, एंड ये कहीं ना कहीं पे करते थे अपने सोल्जर को, कैश में सैलरी पे करते थे। इसके अलावा इन्होंने जो है बिस्वा नाम की, ठीक है, बिस्वा वॉज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट थी, और उन्होंने इम्पोज किया था 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस एंड अलॉन्ग विद इट हाउस टैक्स, ठीक है। तो याद रखना ग्रही का मतलब होता है हाउस टैक्स उन्होंने लगाया था, और चारी का मतलब होता है पेस्चर टैक्स, तो ये भी टैक्स वगैरह वसूल किया करते थे। उन्होंने अबॉलिश कर दिया था किस चीज़ को, किस्मत ए कुत्ती को, जो कि बेसिकली क्या होता है, हेडमैन का सेस होता है, उस चीज़ को सेस को जो है ख़त्म कर दिया था। और कन्फिस्टिकेट किया रिलीजियस एंडाउमेंट्स को एंड फ्री हैंड लैंड्स दिया किसको, इनाम एंड वक्त, ठीक है। एंड ही क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ मुस्तक राज टू कलेक्ट द रेवेन्यू, यानी उन्होंने मुस्तक राज को नाम की पोस्ट बनाई जो जिनका काम तक रेवेन्यू को कलेक्ट करना हो। इसके अलावा ही ब्राउट द एरिया सराउंडिंग दिल्ली डायरेक्टली अंडर द स्टेट ऑफ रेवेन्यू के अंदर ले आए थे, जिसको हम कहते हैं बेसिकली इक्ता सिस्टम वॉज नॉट अप्लाइड देयर, वहाँ पे इक्ता सिस्टम को अप्लाई नहीं किया जाता था। देन हम बात करते हैं मार्केट रिफॉर्म किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। तो उन्होंने फिक्स कर दिया था कॉस्ट ऑफ ऑल दी कमोडिटीज़ की, एंड इसके लिए उन्होंने 3 मार्केट को सेटअप किया था, एक फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है,
सेकंड फॉर दी कॉस्ट के लिए, थर्ड जहाँ पे हॉर्स और स्लेव्स की जो है बिक्री होती थी, वो 3 तरह की मार्केट्स बनाई थी। और इसके लिए उन्होंने जो है मार्केट्स पे नज़र रखने के लिए जो उन्होंने अपॉइंट किया था, पहला शाना ए मंडी, नवाब ए रियासत और दीवान ए रियासत को, ताकि वो कहीं ना कहीं मार्केट्स के ऊपर नज़र रखें। और ही ऑल्सो रिसीव्ड डेली रिपोर्ट्स ऑफ मार्केट की जो भी रिसीव मिलती थी किन के द्वारा, इंटेलिजेंस ऑफिसर के द्वारा, और उन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बेसिकली बरीद बोला जाता था। एंड साथ ही साथ सीक्रेट स्पाइस थे जिन्हें बेसिकली मुनियंस बोलते थे, ठीक है, मुनियंस। इनके द्वारा कहीं ना कहीं मार्केट की जो भी खबर वगैरह है डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट दिया करते थे सुल्तान को। अब मेन चीज़ है क्या रीजंस थे मार्केट रिफॉर्म्स करने का, इसलिए पहले किया गया ताकि कहीं ना कहीं सिटीजन्स का सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं सुल्तान को मिलता रहे, और वो जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है सुल्तान के पास है उनको सस्टेन कर सके विद लो सैलरीज, ठीक है। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतनी बड़ी आर्मीज़ को आप सस्टेन कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मार्केट की प्राइस है आप उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल रखो ताकि इन्फ्लेशन ना हो पाए, ठीक है। सिचुएशन से कहीं ना कहीं डील करने के लिए ये सब किया गया था। और बाद में देखने को मिला किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद जो पूरा मार्केट रेगुलेशन था पूरा का पूरा सिस्टम में बाद में ख़त्म हो गया था, बिकॉज इस सब चीज़ों को बाद में किसी और रूलर के द्वारा जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं किया गया। इसके बाद देखने को मिलेगा अलाउद्दीन खिलजी के डेथ के बाद जो है तुगलक डायनेस्टी पावर में आई थी। और तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले आपको गियासुद्दीन तुगलक आएंगे जो कि फाउंडर हो गए तुगलक डायनेस्टी के, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ गाजी का टाइटल ये लेंगे। और ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने इरीगेशन को स्टार्ट किया था, और इन्होंने जो है बिल्ड किया था एक फोर्ट तुगलकाबाद नियर द दिल्ली। और अमीर खुसरो के जो फेमस वर्क है तुगलकनामा, उसमें कहीं ना कहीं जो है बताया हुआ है किस तरीके से गियासुद्दीन तुगलक का राइज हुआ था, किस तरह से वो पावर में आए थे, वो उनके बारे में हमें अमीर खुसरो का जो फेमस वर्क है तुगलकनामा उससे पता चलता है। इसके बाद देखने को मिलेगा कि ज़्यादा टाइम तक ये रूल नहीं करते। उसके बाद आपके महमूद बिन तुगलक आते हैं जो कि 1324 से लेके 1351 तक रूल करते हैं। इनकी अगर बात करें तो इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत है काफ़ी ज़्यादा जन्नत में पहुंच गया था, बट ऑल्सो सो द बिगनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन की भी शुरुआत हो गई थी, बिकॉज इन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि फेलियर्स साबित हुए थे। इसके वजह से जो आप कह सकते हो तुगलक डायनेस्टी जो है डिक्लाइन में ओवर द पीरियड फिर जाने लग गई थी। महमूद बिन गजनी जो महमूद बिन तुगलक है, उन्होंने कहीं ना कहीं मंगोल्स के साथ जो उनको डिफीट किया था, और उन्होंने अपॉइंट किया था ऑफिशियल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। मेरिट के बेसिस पे उन्होंने ऑफिशियल्स को अपनी दिल्ली सल्तनत के अंदर अपॉइंट किया था। ये इन्होंने जो है एडवांस सेक्युलर पॉलिसीज़ को अपनाया एंड अप्लाई किया जस्टिस टू उलेमा को भी, ठीक है। जो इब्न बतूता है, ठीक है, इब्न बतूता जो कि बेसिकली नेटिव थे मोरक्को के, वो कंटेम्प्रेरी थे मोहम्मद तुगलक के, एंड कहीं ना कहीं वो इन्वॉय थे टू चाइना। महमूद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो उन्होंने फोर्ट बनाया था आदिलाबाद एंड द सिटी ऑफ जहापना बनाया जाता है इनके द्वारा। एंड इनके टाइम पे जो है 3 मेजर किंगडम्स जो थे साउथ में आपको देखने को मिलेगा। पहला आपको विजयनगर डायनेस्टी थी, बहामी किंगडम्स थे और मदुरई, ठीक है। इसमें बेसिकली हम देखेंगे सबसे पहले कि क्या एक्सपेरिमेंट जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए। सबसे पहला कि उन्होंने ट्रांसफ़र करा अपना कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी, जैसे हम कह सकते हैं दौलताबाद जो कि साउथ में है, एंड शिफ्टेड बैक आफ्टर 2 ईयर्स। एंड बाद में फिर से जो है दौलताबाद से वो दिल्ली आ गए थे 2 साल बाद, बिकॉज लैक ऑफ वाटर सप्लाई ने उतना जो पानी की जो व्यवस्था दिल्ली के पास आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ गंगा यमुना द्वाब, अब वो कहीं ना कहीं दौलताबाद के रीजन में नहीं मिला, दैट्स वाई वो 2 साल बाद वापस आ गए थे। ये अगेन उनका जो एक्सपेरिमेंट था फेलियर साबित हुआ। सेकंड, उन्होंने टोकन करेंसी को इशू किया था, यानी उन्होंने ब्रॉन्ज कॉइन्स को निकाला था जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं उन्होंने सिल्वर टंका के इक्वल कर दी थी। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम एंड लेटर उसको फिर विड्रॉ भी कर लिया था। इसके बाद थर्ड देखने को मिलेगा कि ही लॉन्च्ड द खुरासान प्रोजेक्ट टू काउंटर द थ्रेट ऑफ चाइनीज़ इंकर्जन्स, यानी जो भी चाइनीज़ इंकर्जन्स हो रही हैं उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने जो है खुरासान प्रोजेक्ट निकाला था, जो भी अगेन फेल्ड हो गया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं इन्होंने कराची एक्सपीडिशंस किया था, लॉन्च किया था कुमाऊं हिल्स में टू काउंटर करने के लिए अगेन चाइनीज़ इंकर्शंस को, वो भी फेल माना गया। ही सेटअप अ दीवान ए आमिर को ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट था टू एक्सटेंड करने के लिए कल्टिवेशंस बाय गिविंग द लोन्स टू द कल्टिवेटर, यानी जो भी कल्टिवेट करते हैं उनको लोन दिया जाने के लिए उन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था जो कहीं ना कहीं ऐसे कल्टिवेटर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे, जिस डिपार्टमेंट का नाम कह सकते क्या था, दीवान ए आमिर कोही, ठीक है। और उस लोन को अगर हम बोले तो उसका नाम था तकावी लोन्स, ठीक है।
अगेन ये फेल्ड हो गया ड्यू टू करप्ट ऑफिशियल्स की वजह से, यानी जो उनके डिपार्टमेंट में जो करप्ट ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा ये जो एक्सपेरिमेंट है अगेन फेल हो जाता है। तो ये जो 5 एक्सपेरिमेंट्स है जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फेलियर साबित हुए थे और इसके वजह से डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला था दिल्ली सल्तनत का। नेक्स्ट आपके रूलर आएंगे फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेके इनका जो टाइम होगा 1388 तक होगा। फिरोज शाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने अडॉप्ट किया था पॉलिसी जहाँ पे उन्होंने की कोशिश ये थी कि जितने भी नोबल्स हैं, आर्मी हैं, उनको कहीं ना कहीं अपीज़ किया जाए एंड कहीं ना कहीं असर्ट किया गया इसकी अथॉरिटी को ओवर ओनली सच एरिया विच कुड बी ईजिली एडमिनिस्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर। मतलब वो पर्टिकुलरली वो एरिया जो कहीं ना कहीं सेंटर से काफ़ी ज़्यादा पास है, उन एरियाज़ को कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा वहाँ से उनका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था। और उन्होंने अपॉइंट किया था खान जहान मकबाल को, जो कि तेलुगु ब्राह्मण थे, एज अ वज़ीर। वज़ीर बेसिकली क्या होता है, आपके प्राइम मिनिस्टर होता है, तो अपनी दिल्ली सल्तनत के अंदर उन्होंने उसको अपॉइंट किया था। देन बात की जाए तो इनके द्वारा जो है बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी है वो एक्सटेंड किया गया आर्मी को भी। आर्मी की जो पोस्ट थी वो भी हेरिडिटरी कर दी और जो नोबिलिटी की थी उनकी भी। साथ ही साथ जो एकता सिस्टम है उसको उन्होंने रिवाइव किया था और इसको भी जो है कहीं ना कहीं एकता सिस्टम को भी हेरिडिटरी कर दिया था। जिन जिन लोगों को जिन जिन इक़्तिदार को एकता दिया जाता था लैंड वहाँ से रेवेन्यू करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं हेरिडिटरी कर दिया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। देन बात की जाए मलिक सरवार वॉज अ प्रोमिनेंट नोबल थे इनके टाइम पे एंड वज़ीर रहते हैं कुछ टाइम तक। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फिरोज शाह ने जो है प्रोहिबिट किया था प्रैक्टिस ऑफ मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप, नहीं जा सकती। साथ ही साथ काफ़ी कंसेशंस दिए थे उन्होंने थियोलॉजियंस को एंड जजिया जो है बेसिकली सेपरेट टैक्स बना दिया था। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू का पार्ट था, अब उसको बेसिकली सेपरेट टैक्स के रूप में देखने को मिलेगा। ओनली चिल्ड्रन, वुमेन और डिसेबल्ड जो थे कहीं ना कहीं वो एग्जेम्प्टेड थे इस टैक्स से, बाकी सबको पे करना पड़ता था। साथ ही साथ इन्होंने इरेज किया जितने भी वॉल पेंटिंग्स थे उनकी पैलेस में और कंस्ट्रक्ट किया और इम्प्रूव किया कैसेवरल कैनाल सिस्टम को। यानी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगेन इरिगेशन पे फोकस किया जा रहा था इनके द्वारा। एंड ही सेट अप द हॉस्पिटल फॉर द पुअर, जिसको बेसिकली नाम दिया गया दर उल शिफा। और इन्होंने इस्टेब्लिश किया टाउन्स को ऑफ हिसार एंड फिरोज़ाबाद। और कुछ न्यू डिपार्टमेंट्स उन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंदर बनाए। सबसे पहले हम बात करते हैं तो दीवाने खैरात, जो कि बेसिकली बात करता है किस तरीके से जो पुअर गर्ल्स हैं उनकी शादियों के बारे में। एंड डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट बनाए हैं। दीवान ए बंदा, ठीक है, बंदागन बनाए हैं जो कि किसके लिए था, स्लेव्स के लिए था। और इस तरीके से उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे 2 न्यू कॉइन्स को। सबसे पहले बात की जाए अधा, जो कि क्या था 50% ऑफ जितल, ठीक है, और एक था बिच जो कि 23% ऑफ जितल। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जो है 2 अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशंस किए थे बंगाल में, क्योंकि कहीं ना कहीं बंगाल वाले एरिया को ये मतलब कहीं ना कहीं अपने उससे पार्ट बनाना चाहते थे, बट वो जो एक्सपीडिशन से कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बंगाल जो है बेसिकली फ्री हो गया फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत के लिए, ठीक है। एंड ही डेवलप्ड रॉयल फैक्ट्रीज, जो है किसी को जैसे कि हम कह सकते हैं कारखाना से उनको डेवलप किया गया, जहाँ पे देखने को मिलेगा थाउजेंड्स ऑफ स्लेव्स को एम्प्लॉय किया जा रहा, मतलब काम करवाया जाता था उस कारखानास के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। एंड उन्होंने इम्पोज करे 4 टैक्सेस को सेंक्शन बाय द इस्लामिक खरज। खरज जो टैक्स था वो लैंड के लिए टैक्स था। एक खाम नाम का टैक्स था जो कि 1/5 था फ्रॉम द लूटेड प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वॉर, जो भी प्रॉपर्टी को लूटा गया है वॉर के दौरान उसमें 1/5 टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट आपका जजिया था जो कि रिलीजियस टैक्स था उन द हिंदूज़ पे लगाया जाता था। देन ज़कात था जो 2.5% जो है इनकम ऑफ द मुस्लिम पे लगाया जाता, विच वॉज स्पेंड फॉर द वेलफेयर ऑफ मुस्लिम सब्जेक्ट एंड देयर रिलीजन। एंड ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इम्पोज किया था किसको, शरब को। शरब बेसिकली क्या है आपका इरिगेशन टैक्स है, तो इससे पहले कोई इरिगेशन टैक्स नहीं लगता था, बट फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन के ऊपर भी टैक्स लिया जिसका नाम था शरब। नेक्स्ट आपके जो लास्ट तुगलक रूलर थे वो देखने को मिलेगा कौन थे, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन नहीं किया गया, उसका नाम था नज़ीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड था बेसिकली 1390 से लेकर 1398 तक था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये लास्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के, और इस टाइम पे 1398 के टाइम पे तैमूर का जो इन्वेजन हुआ था, और तैमूर के इन्वेजन के बाद हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था।
और इस तरीके से तैमूर जो एंटर कर गया दिल्ली सल्तनत में, उस समय कोई अपोजिशन नहीं था जो इनको रोक पाए तैमूर को। एंड देखने को मिलेगा किस तरीके से फिर तैमूर ने अपना जो स्लेव था किर्गिज़ खान, उसको कहीं ना कहीं जो है इंडिया में बेसिकली इंडिया के अंदर जो है डिपार्चर कर दिया था। और उसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा किस तरीके से जो आपका किर्गिज़ खान है उसको मुल्तान का गवर्नर बनाया गया तैमूर के द्वारा। देन हम देखें किस तरीके से तैमूर डायनेस्टी जो है आपका उसके बाद डिक्लाइन कर गई थी, एक तरह से ख़त्म ही हो गई थी। और फिर जो किर्गिज़ खान है उनके द्वारा सैयद डायनेस्टी बनाई गई थी। और जैसे कि मैंने अभी बताया था किस तरीके से तैमूर ने जो है किर्गिज़ खान को एज अ गवर्नर ऑफ मुल्तान जो है अपॉइंट किया था। एंड बाद में ये जो किर्गिज़ खान है वो कैप्चर करते हैं दिल्ली सल्तनत को एंड फाउंड करते हैं सैयद डायनेस्टी अराउंड 1414 में। एंड ही डाइड जो है 1421 में जो है ये बेसिकली किर्गिज़ खान की डेथ हो जाती है। उसके बाद देखने को मिलेगा जो है मुबारक शाह आते हैं जिनका टाइम पीरियड 1421 से 1433 तक रहता है, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहता है इनका। एंड मोहम्मद शाह आते हैं 1434 से लेके 1443 तक इनका रोल रहता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए। तो सेकेंड आपका था यहाँ पे मुबारक शाह आए थे, ठीक है, अराउंड 1421 से लेके 1433 तक उन्होंने रूल किया था। इसके बाद आपके आए थे मोहम्मद शाह, इन्होंने 1443 से आपका देखने को मिलेगा 1443 तक रूल किया था, सॉरी 1434 से, ठीक, 1434 से, बिकॉज उन्होंने 33 तक रूल किया था, 34 से लेके 43 तक इन्होंने मोहम्मद शाह ने रूल किया था। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर थे अलाउद्दीन आलम शाह, इनका टाइम आपको देखने को मिलेगा 1445 से 1451 तक। और इसके बाद कहीं ना कहीं जो सैयद जो प्रिंसेस आते हैं, प्रिंस वगैरह जो आते हैं राजकुमार, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं। एंड इन्होंने जो है बेसिकली हैंड ओवर कर दिया था ये जो अपनी जो भी रूल है अपना, किसको, बहलूल लोदी को, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद ये वापस जो थे चले गए थे अपना बेदौन पे, ठीक है। अब हम बात करें लोदी डायनेस्टी की, तो ये भी आपकी अफगान डायनेस्टी थी और ये फिफ्थ और फाइनल डायनेस्टी थी, आप कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत की। और इसको फाउंड किया था आपका बहलूल खान लोदी के द्वारा एंड उसको सक्सीड किया था फिर सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी की बात करें, बहलूल लोदी बेसिकली 1451 से 1489 तक रहते हैं। सिकंदर लोदी आते हैं 1489 से, उनका टाइम पीरियड 1570 तक देखने को मिलेगा। ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ महमूद बेगारा ऑफ गुजरात और राणा सांगा जो थे मेवाड़ में, उनके कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने जो है सिकंदर लोदी ने जो है फाउंड किया था सिटी आगरा एंड ट्रांसफ़र करा था अपना कैपिटल फ्रॉम दिल्ली से आगरा की तरफ। एंड उन्होंने जो है बेसिकली सिकंदर लोदी ने अबॉलिश किया था ओक्टॉय ड्यूटी जो लगाई जाती थी ग्रेन्स के ऊपर एंड स्टैब्लिश किया न्यू मेजरमेंट ऑफ यार्ड कॉल्ड दी गज ए सिकंदरी, ठीक है। और साथ ही साथ सिकंदर जो थे काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था एंड ही री इम्पोज जजिया ऑन हिंदूज़, और उनके टाइम पे जो है फिर से हिंदूज़ के ऊपर जजिया टैक्स लगाया गया था। एंड ही वॉज अ पोइट ऑफ रिप्यूट एंड कंपोज अंडर द पेन नेम ऑफ गुलरुख। सिकंदर लोदी जो थे सक्सीड के बाद देखने को मिला था, उनको सक्सीड करेंगे उनके बेटे इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कि ये आए थे 1517 से लेके 1526 तक, और ये लास्ट लोदी सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के। और इन्होंने बेसिकली कह सकते हैं कि बैटल लड़ी थी बाबर के साथ, और यहाँ पे ये हार गए थे बाबर से। 1526 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द लोदी डायनेस्टी एंड द राइज ऑफ मुगल एम्पायर, फिर आपको देखने को मिलेगा 1526 से, जो कि बाबर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें ओवरऑल जो आपका दिल्ली सल्तनत था उसका, अब हम देखें किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे रहा ओवरऑल, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, इकॉनमी का कैसे रोल था, सोशल लाइफ किस तरीके से थी, आर्ट एंड कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन था, म्यूज़िक में क्या कंट्रीब्यूशन था, लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था, वो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी में इतना कुछ डिटेल में नहीं बता रखा आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन की। तो देखने को मिलेगा कि दिल्ली सल्तनत जो है काफ़ी पावरफुल हाईली सेंट्रलाइज स्टेट था। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सुल्तान्स थे वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलीफ मानते थे, ठीक है। एंड ही इंक्लूडेड द नेम ऑफ खलीफ इन खुतबा, इन जो भी प्रेयर वगैरह थे उन पर उन्होंने उसका नाम इंक्लूड किया था, और कहीं ना कहीं अपने कॉइन्स के अंदर भी इंस्क्राइब किया था। द ऑफिस जो था सुल्तान का वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एंड सुप्रीम पॉलिटिकल मिलिट्रिकल लीगल अथॉरिटी मानी जाती थी सुल्तान के ऑफिस की। एंड ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस का कमांडर इन चीफ था।
और साथ ही साथ इसका मेन काम था लॉ एंड जस्टिस को मेंटेन करना। और देयर वॉज नो क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन का कोई भी यहाँ पे लॉ नहीं था इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। इसके बाद बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर हम बात करें तो नायब जो था बेसिकली मोस्ट पावरफुल और प्रैक्टिकली इंजॉय ऑल दी पावर्स ऑफ सुल्तान की पावर्स थी। एंड ये एक्सरसाइज करता था अपना कंट्रोल ओवर द डिपार्टमेंट्स। उसके नीचे आपको वजीर दिखेगा जो कहीं ना कहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करता था, जिसको दीवानी वजारत भी बोलते थे। मिलिट्री डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, दीवानी अरीज़, इसको हेड किया जाता था अरीज़े ममालिक के द्वारा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी यही थी किस तरीके से सोल्जर्स को रिक्रूट करना है, किस तरीके से मिलिट्री डिपार्टमेंट को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलेगा दीवानी रसालत, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर का था। इसको हेड किया जाता था चीफ सरदार ग्रांट, ठीक है। ग्रांट्स वर मेड बाय दिस डिपार्टमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ मॉस्क, टॉम एंड मदरसास, ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका जो जुडिशल डिपार्टमेंट होगा उसको हेड करेंगे आपके चीफ, जिसको हम काजी कहेंगे, ठीक है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ या फिर हम कह सकते हैं शरिया, वो फॉलो किया जाएगा सिविल मैटर्स में। एंड हिंदूज़ को जो है गवर्न किया जाएगा उनकी खुद की पर्सनल लॉ के द्वारा। एंड देयर केसेस पर डिस्पेंस किए जाएंगे बाय द विलेज पंचायत के द्वारा। यानी जो आपकी जो हिंदूज़ हैं उनका अगर मान लो कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह होता है तो उनकी खुद की जो पर्सनल लॉ है उसके थ्रू उनको केसेस को बेसिकली देखा जाएगा। एंड जो विलेज पंचायत है उनके द्वारा उनके केसेस को डिस्पेंस किया जाएगा। और मुस्लिम के लिए आपको देखने को मिलेगा काजी थे, ठीक है। और शरिया जो है लॉ को फॉलो किया जाएगा मुस्लिम मैटर्स के लिए। क्रिमिनल लॉ वॉज बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय सुल्तान, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस, जैसे दीवानी इंशा कहते थे, ऑल द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द रूलर एंड द ऑफिशियल वो डील करते थे विद इस डिपार्टमेंट के साथ। एंड नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा वकील, ठीक है। वकील ए दर, जो कि ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर डेकोरम एट द कोर्ट। यानी कोर्ट के अंदर डेकोरम बनाने का काम किसका था? वकील ए दर। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलता था, तो देखने को मिलेगा जो प्रोविंसेस थे उसको बेसिकली इक्ताज़ बोला जाता था। एंड उसको जो कंट्रोल करता था इक्ताज़ को, उनको मुफ्तीज़ कहा जाता था या फिर वलीज़, ठीक है। और इनकी ड्यूटी ये होती थी कि आपको उस पर्टिकुलर लैंड से जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है उस पर्टिकुलर इक्ता में, और लैंड रेवेन्यू जो है कलेक्ट करना है। इसके अलावा जो प्रोविंसेस थे उनको डिवाइड किया गया था शिक्स एंड परगना में। शिक बेसिकली किसके अंडर था? आपको देखने को मिलेगा चिक्तेदार के अंदर आता था। और परगना कंप्राइज करता नंबर ऑफ विलेजेस को हेड किया जाता था आमील के द्वारा। विलेज हेडमैन जो है उसको बेसिकली मुकदम बोलते थे या फिर चौधरी। द विलेज अकाउंटेंट जो है वो कॉल्ड पटवारी बोला जाता था, जो आज भी हम बेसिकली यूज़ करते हैं ये शब्द पटवारी। देन हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में इकॉनमी का। तो इकॉनमी में देखने को मिलेगा कि जो लैंड था क्लासीफाई किया था 3 कैटेगरीज के अंदर। पहला आपका था इक्ता लैंड। ये ऐसा लैंड था जो कि असाइन किया गया था ऑफिशियल्स को एज इक्ताज इंस्टेड ऑफ पेमेंट फॉर द सर्विसेज। मतलब जो भी सर्विसेज कर रहे हैं उनको पेमेंट ना देकर उनको एज अ लैंड दे दिया जाता ताकि उस पर्टिकुलर लैंड में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और साथ साथ रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करें। नेक्स्ट आपका था खालिसा लैंड। जो लैंड था अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सुल्तान के अंडर आता था। एंड द रेवेन्यूज कलेक्टेड वॉज स्पेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रॉयल कोर्ट एंड रॉयल हाउस सूट। यानी खालिसा से जो भी आपका रेवेन्यू आएगा वो पैसा जो है कहीं ना कहीं जो रॉयल कोर्ट है उसके लिए यूज़ किया जाएगा, उनकी मेंटेनेंस के लिए, या फिर जो रॉयल हाउस होल्ड है उनके लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका इमाम लैंड था, जो कि असाइन किया गया था रिलीजियस लीडर्स को, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से उनको। अब हम बात करते हैं पीजेंट्री की। तो पीजेंट्री जो है बेसिकली पे करते थे 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज अ लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में, एंड समटाइम्स इवन 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस भी देते थे। अब हम बात करें सराय की। तो सराय बेसिकली रेस्ट हाउस होते हैं जो कि बनाए गए थे ऑन द हाईवेज़ में, ताकि जो भी ट्रैवलर्स आते हैं उनको थोड़ा बहुत जो है कन्वीनियंस हो आने जाने में और वहाँ पे वो रुक सकें। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सेरिकल्चर को इंट्रोड्यूस किया गया था लार्ज स्केल में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बंगाल एंड गुजरात वॉज फेमस थे फाइन क्वालिटी के फैब्रिक्स के लिए। और कॉप बे जो कि गुजरात में था वॉज फेमस था टेक्सटाइल के लिए, गोल्ड के लिए, सिल्वर वर्क के लिए। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा किस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल्स थी वो उसको एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना में, ठीक है। रॉयल कारखाना जो था जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुल्तान मतलब आपके जो स्लेव्स उन्हें यहाँ पे काम करवाया जाता था, तो उस रॉयल कारखाना में सप्लाइड होता था गुड्स नीडेड टू दी सुल्तान के लिए और उसके घर वालों के लिए। वो चीज़ें जो है रॉयल कारखाने के अंदर रखी जाती थी। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स हो गया, जिसे दिनार भी बोलते थे। इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है। एंड आफ्टर हिज साउथ इंडियन कॉन्क्वेस्ट जब वो करता है, ठीक है। कॉपर कॉइन्स जो होती काफ़ी लेस नंबर में आपको देखने को मिलेंगी इस टाइम पे।
नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से टर्क्स जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यू क्राफ्ट को, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी पेपर की, एंड दिस विल लेड टू द ग्रोथ ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निक्स जो थी किस तरीके से आयरन को यूज़ करना है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्पिनिंग व्हील को। ठीक है, पोस्टल सिस्टम को लेके आए थे। जो पोस्टल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा कि जो हॉर्सेस होते थे और जो फास्ट रनर्स होते थे उनको बेसिक दिया जाता था कि वो कहीं ना कहीं उस पोस्ट जो भी पोस्ट वगैरह होती थी या किसी का खत वगैरह होता था उनको सही टाइम पे जो है फास्ट तरीके से पहुंचा सकें। अब हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर सोशल लाइफ कैसी थी। देर वॉज लिटिल चेंज आया था इन द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी के अंदर, हिंदू सोसाइटी में अंडर दिस पीरियड। द प्रैक्टिस जो थी सती की वो वाइडली प्रेवलेंट थी इस टाइम पे भी। एंड देखने को मिलेगा किस तरीके से जो वुमेंस हैं वो पर्दा वगैरह करती थी, एंड ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन था अमंग दी अपर क्लास वुमेन में। अरब्स एंड टर्क्स की बात करें तो ये भी पर्दा सिस्टम लेके आए थे इंडिया में एंड बिकेम वाइड स्प्रेड कर दिया था अमंग द हिंदू वुमेन भी। फिर जो अपर क्लास की हिंदू वुमेन थे वो भी पर्दा करने लग गई थी, बिकॉज लाया किसके तो यानी अरब्स और टर्क्स के द्वारा ये लाया गया था। बट उनके रहते रहते क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो वुमेंस थी अपर क्लास की जो वुमेन्स थी नॉर्थ इंडिया में, उन्होंने जो है इस सिस्टम को पर्दा सिस्टम को फिर शुरू कर दिया था। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड द मुस्लिम सोसाइटी जो थी रिमेन्ड डिवाइडेड थी इनटू सेवरल एथनिक और रेशियल ग्रुप्स में, जिसमें आप कह सकते हो टर्क्स थे, ईरानियंस थे, अफगान्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, एंड देयर वर नो इंटर मैरिजेस बिटवीन दिस ग्रुप्स अलाउड नहीं थी। ठीक है, एंड वेरी रेयरली हिंदू नोबल्स जो थे उनको हाई पोजीशंस दिया जाता था गवर्नमेंट के अंदर। तो बहुत ही कम, मतलब अगर मान लो कोई एक ऐसा सुल्तान बहुत दयालु निकल गया तो ही वो हिंदूज को जो है अपने इस पर्टिकुलर हाई पोजीशन पर रखेगा, अदरवाइज बहुत से तो ऐसे सुल्तान थे जो हिंदूज पे काफ़ी ज़्यादा जैसे कि हमने देखा जजिया टैक्स लगा दिए, तो इस तरह से पॉलिसीज़ उनकी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे किस तरीके से हिंदूज जो है उनको फोर्स किया जाता था जजिया टैक्स पे करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए आर्ट एंड कल्चर की, तो टर्क्स ने इंट्रोड्यूस किया था आर्चिस को, डोम्स को। ठीक है, एंड आपका जो भी डेकोरेशंस की जाती है यूजिंग द अरेबिक स्क्रिप्ट, तो वो चीज़ें जो है टर्क्स ने इंट्रोड्यूस की थी। आर्च और डोम जो होता है वॉज नॉट अ टर्किश और मुस्लिम इन्वेंशन, दे लर्न फ्रॉम द रोम से उन्होंने सीखी थी एंड डेवलप्ड एंड कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन इट्स यूज़। इंडियंस न्यू अबाउट आर्क एंड डोम बट दे डू नॉट यूज़ इट ऑन अ लार्ज स्केल में, इंडियंस यूज़ नहीं किया। टर्क्स जो थे ऑल्सो यूज स्लैब एंड बीम मैथड को यूज़ करते थे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, एंड ही ऑल्सो एडेड कलर टू देयर बिल्डिंग बाय यूजिंग मार्बल्स, रेड एंड येलो सैंडस्टोन का यूज़ करते थे। दे यूज ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल डिज़ाइन को भी यूज़ किया करते थे टर्क्स, विद इंस्क्रिप्शंस होती थी कंटेनिंग वर्सेज ऑफ द कुरान, यानी उस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि जो भी मान लो बिल्डिंग है उसमें जो है कुरान की जो वर्सेज आयतें हैं जो वो लिखी जाती थी, एंड इट वॉज कॉल्ड द अरेबिस्की, ठीक है, कहा जाता था। एंड दे ऑल्सो फ्रीली बोरोड हिंदू मोटिव सच एज स्वास्तिक। कन्वर्टेड टेम्पल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स इनटू द मॉस्क में कन्वर्ट किया गया था इस पर्टिकुलर टाइम पे। आपको देखने मिलेगा किस तरह से जो कुआवत उल अस्लाम है मॉस्क जो कि नियर आपको कुतुब मीनार के पास देखने को मिलेगी दिल्ली में, वॉज बिल्ट बाय यूजिंग द मटीरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रॉयड मैनी हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। यानी उस जो मॉस्क को बनाया गया था जो कि अभी आपको कुतुब मीनार के पास देखने को मिलेगी, वो उससे पहले वहाँ पे जो भी टेम्पल्स थे उनको तोड़ के, वो जो मटेरियल्स वहाँ पे टेम्पल्स को तोड़ के उनको यूज़ करके बेसिकली वो मॉस्क बनाई गई थी। इसके अलावा पैलेस देखने को मिलेगा तुगलकाबाद, जो कि काफ़ी यहाँ पे ब्यूटीफुल लेक थी, वो बिल्ड किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसके अलावा जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने बिल्ड किया था टॉम ऑफ गयासुद्दीन ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म पे, एंड आपका जो कोटला फोर्ट है दिल्ली में उसको क्रिएट किया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स अगर देखिए तुगलक आर्किटेक्चर के, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्लोपिंग वॉल्स हुआ करती थी, कंबाइंड प्रिंसिपल ऑफ आर्क के देखने को मिलेंगे, आर्क है, लिंटिल है, बीम है, फॉर एक्सेक्ट्रॉइन कह सकते हैं हॉस खास में देखने को मिलेगा। यूज़ ऑफ ग्रे सैंडस्टोन है, मिनिमम डेकोरेशन यहाँ पे की जाती थी। लोधी प्लेस्ड अ बिल्डिंग स्पेशली टॉम्स ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म पे, जो है लोधीज के द्वारा ये आर्किटेक्चर किया गया था। एंड सम ऑफ द टॉम्स जो है प्लेस्ड इन द मिडिस्ट ऑफ गार्डन में देखने को मिलेंगे, जो आपको देखने को मिलेगा लोधी गार्डन है हमारे दिल्ली के अंदर। डबल टॉम जो है अनदर फीचर था लोधीज के आर्किटेक्चर का। फॉर एग्जांपल आपको डबल टॉम वाला देखने को मिलेगा मोती की मस्जिद में, जिसको बिल्ड किया था सिकंदर लोधी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करें म्यूज़िक की, तो न्यू म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है बेसिकली आए थे, एक आपका सारंगी हो गया और रबाब हो गया, इंट्रोड्यूस किया था इस पर्टिकुलर पीरियड में।
आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ न्यू राग्स, जैसे हम कह सकते हैं घोड़ा और सनम। ही इवॉल्व न्यू स्टाइल ऑफ लाइट म्यूजिक को उन्होंने इवॉल्व किया, जिसको हम कवाली कहते हैं, जिसको ब्लेंड किया गया हिंदू एंड ईरानियन सिस्टम में। द इन्वेंशन ऑफ सितार कन्वेंशन हुआ, वर ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू हिम। इंडियन क्लासिकल वर्क की अगर हम बात करें, राग दर्पण वॉज ट्रांसलेट किया गया इनटू द पर्शियन में ड्यूरिंग द राइन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। देन आपका पीर बोधन जो सूफी सेंट वॉज वन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन थे इस पीरियड के। एंड राजा मान सिंह ऑफ ग्वालियर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक थे। ही इंस्टाग्राम देखिए किस तरीके से क्या क्या रीज़न थे दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के। तो पहला आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, ठीक है, तैमूर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, और साथ ही साथ जो ग्रीड थी, जो इनकॉम्पिटेंस थे नोबल्स में, वो देखने को मिलेगा। डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, वॉस्टनेस था एम्पायर का, पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक रीज़न हो सकता है, वॉर ऑफ सक्सेशन था, डेस्पोटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इन सब कारणों की वजह से आपका दिल्ली सल्तनत जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड देन फाइनली आपको देखने को मिलेगा कैसे इब्राहिम लोदी के टाइम पे बाबर के साथ उनकी फ़ाइट होती है, बैटल ऑफ पानीपत होता है, वहाँ पे अगेन जो है आपका जो बाबर है आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से जीत जाएगा। एंड फिर मुग़ल किंगडम जो है, मुग़ल एम्पायर का यहाँ पे जो है बेसिकली देखने को मिलेगा आपको 15 सेंचुरी के ऑनवर्ड्स। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एनसीईआरटी के बाहर कुछ चीज़ें हैं जो बता दी हैं। अब हम एनसीईआरटी के चैप्टर को पढ़ते हैं और इससे अब आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि इन चैप्टर 2 में हमने देखा था किस तरीके से जो रीजन्स थे लाइक कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स का देखने को मिलेगा। बट इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली बिकेम द इम्पॉर्टेंट सिटी एंड ओनली इन 12th सेंचुरी। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली वॉज बिकम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमार एंड राजपूत के टाइम पे, तोमार राजपूत के टाइम पे, हु वर दी डिफीटेड इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी बाय दी चौहान्स के द्वारा डिफीट कर दिया जाएगा, चौहान्स ऑफ अजमेर। इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर के रूप में उभरेगी। मैनी रिच जैन पेजेंट्स जो है लिव इन दिस सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स बनाएंगे एंड कॉइन्स को मिंट किया जाएगा यहाँ पे, जिसको हम दहीवाल बोलेंगे, और काफ़ी ज़्यादा वाइड सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर मैप पे ही जो आपका ये जो एरिया है सिटी, इसको बेसिकली बिल्ड किया जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एंड ये जहाँपना आप देख रहे हो इसको बनाया जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक बनाएगा। एंड आपका जो फिरोज शाह कोटला है इसको बनाएगा आपके जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast areas of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate से शुरू हो गई थी in the beginning of the 13th century. Then यहाँ पे बात की जाए तो Delhi Sultanate built many cities in the area that we know through this map and it is located दिल्ली एक ख्वाना, सीरी एंड जहाँपना। या आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमलाइन दे रखी है रूलर्स ऑफ दिल्ली की। आपके राजपूत रूलर्स हैं तोमार्स जो कि अर्ली 12th सेंचुरी से लेके 1165 तक रहते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट किंग है वो है अनंगापाला 1130 से 1145। चौहान्स बेसिकली रूल करते हैं 1165 से 1192। इसमें पृथ्वीराज चौहान का मेन रहता है आपको 1175 से 1192 के बीच में देखने को मिलेगा। फिर आपके टर्किश रूलर्स आते हैं, उसमें ऐबक है, इल्तुतमिश रज़िया है, गियासुद्दीन बलबन जिसको हमने देखा। खिलजी डायनेस्टी के अंदर आप अलाउद्दीन खिलजी को हमने देखा। तुगलक डायनेस्टी में आपका गियासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। ऐसा ये डायनेस्टी में किर्गिज़ खान आते हैं। लोदी में आपका बेलुल लोदी, इसको यहाँ पे बताया गया है। तो ऑलरेडी हमने इन सबको डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग दिल्ली अंडर द सुल्तान। हिस्टोरियंस आर नोन एज तारिक सिंगुलर एंड तुआरिक प्लूरल इन पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। द ऑथर ऑफ तुआरिक वर लर्नड मैन थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोइट्स एंड कोर्टियर्स थी who both recorded events and advised करते थे रूलर्स को on governance, emphasize the importance of just rule. The circle of justice की बात करें तो फ़कीर ए मुदाबिर wrote in 13th century that a king cannot survive without soldier and soldier cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasant, but peasant can pay regular only when they prosperous and happy, and this happens when the king promote justice and the honest governance. तो ये चीज़ हमने पहले भी आज डिस्कस कर ली थी इसके बारे में। देन यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से आपका जो यहाँ पे
कि आपका कीप द फ्लोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड। पहला, द ऑथर्स ऑफ तारिक जो है लिव इन सिटीज़ में रहते थे, मेनली दिल्ली में, एंड हार्डली वो विलेजेस में जाते थे। एंड दे ऑफन रोट देयर हिस्टोरीज ऑफ सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच अवार्ड्स उन्हें मिलेगा, इस होप में वो लिखा करते थे। एंड दीज ऑथर एडवाइज द रूलर्स टू द नीड ऑफ प्रिजर्व अ लीगल आइडियल सोशल ऑर्डर को आपको यहाँ पे सेटअप करना है बेस्ड ऑन द बर्थ राइट। बर्थ राइट की अगर बात करें तो यहाँ बताया गया है कि प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, फॉर एग्जाम्पल ऑफ पीपल बिलीव दैट नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन सर्टेन फैमिलीज में बॉर्न हुए हैं। दैट्स वाई उनको बर्थ राइट मिला है कि इनकी फैमिली में जो बॉर्न होने वाले पर्सन है इनको बेसिकली ये राइट मिलेगा, ठीक है। एंड जेंडर डिस्टिंक्शन की बात की गई है। जेंडर डिस्टिंक्शन में आपका आएगा सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द वुमेन एंड द मेन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर मतलब वुमेन और मैन की बात की जा रही है। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मेन आर सुपीरियर टू द वुमेन, ठीक है। तो इस बेसिस पे उन्होंने कहा था कि सोशल ऑर्डर आपको बनाना चाहिए। एंड दीज आइडियाज़ वर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबडी। बाई 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकेम सुल्तान बनती हैं। द क्रॉनिकर ऑफ द एज मिनहाज ए सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड थी देन ऑल द ब्रदर्स, बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि उनके ब्रदर्स और जो नोबल्स थे वो कंफर्टेबल नहीं थे उनको एज अ रूलर के फॉर्म में देखने के लिए। नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट देयर her attempts to rule independently, and she was removed from the throne in 1214. वट मिराज ए सिराज थॉट अबाउट रजिया के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो मिराज ए सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वर वेंट अगेंस्ट था द आइडियल सोशल ऑर्डर के जो क्रिएट किया था गॉड के द्वारा, जहाँ पे बोला गया था इन विच द वुमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट होती है मैन के। तो अगर गॉड इस तरीके से बोल रहे हैं कि वुमेन सबॉर्डिनेट है मैन के, तो किस तरीके से आप जो है एक वुमेन को एज ए रूलर के तौर पे आप जो है सुल्तान बना सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है क्लेम की जा रही थी। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all her excellent qualities? कहाँ से आ गई? On her inscription and coins of Razia mentioned that she was daughter of Sultan Iltutmish था की बेटी थी ये, and this was in contrast to the Queen Nudra Devi आपको देखने को मिलेगा जो कि 1262 से 1289 के टाइम पे थी ककतीय डायनेस्टी की वारंगल में, जिस अ पार्ट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। रुद्रमा देवी चेंज्ड हर नेम ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड प्रिटेंडेड शी वॉज अ मैन, उन्होंने खुद को मैन कहा था। अनदर क्वीन आपको देखने को मिलेगी दीदा जो कि रूल किया करती थी कश्मीर में 1980 से लेके 1003 तक। एंड हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग था, इट कम्स फ्रॉम दीदी यानी एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली एफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट्स। देन यहाँ पे बताया गया क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक। The consolidation of a kingdom as a vast as the Delhi Sultanate needed reliable governance की ज़रूरत है, administrator की ज़रूरत है, rather than appointing aristocrat and landed chieftain as governor. The early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slave purchased from military service के लाते थे, जिसको हम basically क्या कहते थे, बंदागन in Persian. They were carefully trained किया जाता to man some of the most important political offices in the kingdom, since they were totally dependent upon their master पे dependent थे slaves, so the sultan could trust and rely कर सकता था उनके ऊपर। स्लेव रैदर देन सन्स, तो सन जो सुल्तान है वो एडवाइस किया जाता कि स्लेव जो है वो वन हैज़ ब्रॉट अप जिसको आपने खरीदा है एंड प्रोमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। वाइस मैन हैव सेड दैट वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज़ बेटर होगा देन दी सन, क्योंकि सन में क्या होता है कहीं ना कहीं पावर को छीनने की कहीं ना कहीं उनके अंदर एक इच्छा होती है कि अगर फादर की डेथ होगी तो पावर उसको मिलेगी, कहीं ना कहीं वो सक्सेसर होगा। तो वो सब चीज़ें एक सन के माइंड में होती है। बट अगर हम बात करें स्लेव की, तो स्लेव जानता है कहीं ना कहीं उसको एक मार्केट से खरीदा गया है एक मास्टर के द्वारा, तो वो ताउम्र जो है जब तक मास्टर रहेगा तब तक उनकी सेवा करता रहेगा, उनके जो भी अपनी लॉयल्टी है वो शो करेगा। बट जो आपका सन है कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं उसके अंदर नहीं होगी। दैट्स वाई स्लेव को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू सन। द खलजीज एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ बंदागन यानी स्लेव को यूज़ किया करते थे, एंड आल्सो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स टू हाई पॉलिटिकल पोजिशंस। देयर वर अपॉइंटेड एज अ जनरल की तरह अपॉइंट करते थे गवर्नर्स। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। Slaves and clients were loyalty to their masters and patrons, but not to their heirs. Sultan had their own servants. As a result of accession of new monarch
ऑफन सॉ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी के बीच में देखने को मिलेगा. द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो शॉक्ड मैनी एलाइट्स एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन त्वारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग ऑफ लो एंड बेस बोर्न हाई ऑफिशल्स को. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि तुगलक के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट के लिए आपको हेरिडिटी नोबिलिटी तो स्लेव की दिखने को ही मिलेगी, पर जो कॉमन मैन थे उनको भी आप नोबल की तरह जो अपॉइंट कर रहे थे. तो अगर आप कॉमन मैन को कहीं ना कहीं हाई पोस्ट में रखोगे तो स्लेव और कॉमन मैन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा. तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि स्लेव काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कैसे आप लो और जो बेस बॉर्न बेसिकली लो क्लास के जो लोग हैं उनको आप हाई पोस्ट पे जो हाई ऑफिसर्स है वहाँ पे कैसे अपॉइंट कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान महमूद तुगलक की बात करें तो सुल्तान महमूद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ कुमार अ वाइन डिस्लर था. ठीक है, जो दिखता था. फिरोज हजाम जो कि बार्बर था. मंका तबाक जो कि कुक था. 2 गार्डनर्स थे वहाँ पे, एक तलद्दा एंड पीरा. 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे थे ये. ज़ियाउद्दीन बरानी जो कि मिड 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल लिखते रिपोर्टेड दैट अपॉइंटमेंट एज अ साइन ऑफ सुल्तान लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज कैपेसिटी टू रूल. नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि लाइक द अर्लियर सुल्तान द खिलजी एंड तुगलक जो है मुनाक अपॉइंट करते हैं मिलिट्री कमांडर्स को एज द गवर्नर ऑफ टेरिटरी ऑफ वेरिंग द साइजेस. दीज लैंड्स वर कॉल्ड द इक्ता एंड देयर होल्डर कॉल्ड द इक्तदार और मुक्ति. द ड्यूटी ऑफ मुक्ति वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन को लीड करना होता था, मेंटेन करना होता था लॉ एंड ऑर्डर को इन देयर इक्ताज में. इन एक्सचेंज ऑफ द मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिज कलेक्ट रेवेन्यूज फ्रॉम द असाइनमेंट एज अ सैलरी. They also paid their soldier from these revenues. Control over muktis were most effective if their offices was not inheritable. ठीक है, यानी मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे इक़्तिदार या फिर ऐसे मुक्ति जहाँ पे हेरिडिटरी कर दिया गया लैंड को, वहाँ पे जो है किंग का कंट्रोल, सुल्तान का कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा. बट ऐसे जो कि नॉन हेरिडिटरी है वहाँ पे जो है कंट्रोल देखने को मिलेगा सुल्तान का. And if they assigned iktas for a short period of time before being shifted, these harsh condition of service were rigorously imposed की जाती थी during the reign of Alauddin Khilji and the Muhammad Tughlaq. Accountants were appointed by the state to check out the amount of revenue collected by the muktis. Care was taken that the mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. उसके हिसाब से वो उतने soldiers रखते थे. As the Delhi Sultanate brought the hinterland of city under their control, ठीक है, यानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, and they forced the landed chieftain, the Samant aristocrat and the rich landlords to accept their authority. Under the Alauddin Khilji, the state brought the assessment and the collection of land revenue under this control. मतलब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो भी असेसमेंट था, कलेक्शन जो था लैंड रेवेन्यू का, कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथों में ले लिया था. एंड द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन जो थे लेवी टैक्सेस वो कैंसिल कर दिए गए. एंड दे वर ऑल्सो फोर्स कर दिया उनको कि आपको पे करना पड़ेगा टैक्सेस को. द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड को मेजर करता एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट. सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टन्स एंड द लैंडलॉर्ड सर्व करते थे सुल्तान को एज अ रेवेन्यू कलेक्टर्स के फॉर्म में एंड एसेसर. एंड दे वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वहाँ पे लिए जाते थे. पहला ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खर्च एंड अमाउंटेड टू अबाउट 50% लिया जाता पीजेंट्स के प्रोड्यूस से. एंड नेक्स्ट आपका कैटल से लिया जाता और हाउसेज से भी. It is important to remember that the large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultanate से बाहर था and it was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi. ठीक है, and soon after annexing the southern India, the entire region became independent हो गया. Even in the Gangetic plain, there were forested areas that Sultanate forces could not penetrate नहीं करती थी उन forested areas पे. एंड लोकल चिफ्टन्स इस्टेब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स में. जो फॉरेस्टेड एरियाज थे वहाँ पे लोकल चीफ जो है कहीं ना कहीं अपना रूल इस्टेब्लिश करते थे. सम टाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज. बट इन दोनों के द्वारा आपने देखने को मिला किस तरीके से उन्होंने उन फॉरेस्टेड एरियाज में भी कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. नेक्स्ट है आपका चीफ्टन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन. इब्न बतूता 14th सेंचुरी ट्रैवल करते हैं फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका. Explained that chieftain sometimes fortified themselves in mountain, in rocky, uneven and rugged places as well as in bamboo groves. In India, the bamboo is not hollow; it is big. Its several parts are so intertwined that even fire cannot affect them. They are on the whole very strong. The chieftains live in these forests में रहा करते थे, which was served them as ramparts inside which they are cattle and their crops. There is also water for their within. That is the rainwater which collects there.
Here, they cannot be subdued except by powerful armies who, entering these forests, cut down the bamboos with specifically prepared instruments. ठीक है. The Mongols under the Genghis Khan invade Transonia in northeast Iran in 1219 में, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. Mongol attacks on the Delhi Sultanate increased during the reign of Alauddin Khilji and in early years of Muhammad Tughlaq rule. This forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. द सुल्तान इन द 15th एंड 16th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज़ की रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526. बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स who established flourishing state, prosperous capital. This was also the period which was emergence of new ruling group like the Afghans and the Rajput. Some of the states established in this period were small but powerful थे, extremely well administered किए थे. शेरशाह सूरी 1540 से 1545 देखने को मिलेगा. Started his career as the manager of small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughals Emperor Humayun in 1530, 1540, 1555 and 1556. Sher Shah captured Delhi and established his own dynasty. Although the Sud dynasty ruled for only 15 years, 1540 से लेकर 1555 तक रहती है, बट इट इंट्रोड्यूस एन एडमिनिस्ट्रेशन दैट बोरोड एलिमेंट्स फ्रॉम दी अलाउद्दीन खिलजी से लिए गए थे एंड मेड देम मोर एफिशिएंट. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर के द्वारा भी फॉलो किया जाएगा, जिनका रूल हमें देखने को मिलेगा 1556 से 1605 तक का होगा, व्हेन ही कंसोलिडेटेड द मुगल एम्पायर. तो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 जो है जल्दी सल्तनत फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम बेसिकली मुगल्स को पढ़ेंगे 16 to 17 सेंचुरी की. आई होप आपको ये चैप्टर का डिस्कशन अच्छे से पसंद आया हो. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को मेंशन कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ओके देन.